Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today our topic is dot product और scalar product of two vectors. स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन का मेथड सीख रखा है उसके अंदर हमने कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना सीखा था कि अगर हमारे पास कोई एक स्केलर नंबर हो, इसको अगर हम एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप सब जानते हैं कि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास हासिल होने वाला भी एक वेक्टर ही होता है। जिस तरह हमने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए हो और हम उस वेक्टर से 2a वेक्टर्स बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज़ कर लें हमारे पास वेक्टर ए कुछ ये है, तो अगर आप इसको 2a करना चाहते हैं तो नया हासिल होने वाला वेक्टर आपके पास इनिशियल वेक्टर की मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स होगा, यानी कि इसको हम 2a वेक्टर बोलेंगे। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अगर स्केलर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर हासिल होता है जो मैग्नीट्यूड में स्केलर नंबर टाइम्स होगा और डायरेक्शन में ओरिजिनल वेक्टर जैसा ही होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है स्केलर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमने वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि दो वेक्टर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये बात लिखते हैं कि अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें एक वेक्टर को तो हमारे पास दो तरह के रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक वेक्टर भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि हासिल होने वाली क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी हो तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें और हासिल होने वाली क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वेक्टर टू वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन हमने डिस्कस करना है हम ये पहले वाले को यानी कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को। तो चलें देखते हैं कि हम दो वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनका हासिल होने वाला प्रोडक्ट एक वेक्टर हो। स्टूडेंट्स, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेट वी हैव ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब स्टूडेंट्स, हमने इन दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्ज कर लेते हैं कि ए वेक्टर आपके पास ये है, फर्ज करें ये बी वेक्टर है और आपके पास ये ए वेक्टर है। अब स्टूडेंट्स, आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास कुछ डायग्राम यूँ बन जाएगी कि ये आपका ए वेक्टर आ गया और इसकी टेल को आप इसके ऊपर रखकर इस तरह से बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल थीटा कुछ ये बन रहा है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में है। अब स्टूडेंट्स, आपने वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। स्टूडेंट्स, अगला काम आपका क्या होगा कि आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों का प्रोडक्ट है ए। अब ये प्रोडक्ट क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए हम दरमियान में ए डॉट बी लिखते हैं।
ये हमारे पास ए डॉट बी आ जाएगा। ए डॉट बी कैन बी रिटन एज ए मैग्नीट्यूड होल मल्टीप्लाइड बाय बी का कंपोनेंट जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपके पास अगर ये दो वेक्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ मैं बी वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर का वो कंपोनेंट लूँ जो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर है। स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन का तरीका मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये बी वेक्टर है, आप बी वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन वेक्टर ए। स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन बनेगा, ये आपके पास बी का एक्स कंपोनेंट होगा। क्यों बी का एक्स कंपोनेंट होगा? क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है, हमें पता है एक्स एक्सिस दाईं तरफ होता है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस बन रहा है आपके पास, ये होगा बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पर हमने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मुकम्मल ली है। इसके बाद आप इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे बी के उस कंपोनेंट से जो इन द डायरेक्शन ऑफ ए होगा। अब आप देख रहे हैं ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए नहीं है, ये कंपोनेंट है बी का जो इन द डायरेक्शन ऑफ ए है, इसको मैं कहता हूँ कि ये बी का एक्स कंपोनेंट है। स्टूडेंट्स आपने पिछले आर्टिकल में पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो और उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो, यानी कि अगर मेरे पास बी वेक्टर है और बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, तो एक्स कंपोनेंट को हम यूं भी लिख सकते हैं बी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बी का वाई कंपोनेंट होता तो उसको मैं यूं लिख सकता हूँ बी साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी का एक्स कंपोनेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास ए डॉट बी की इक्वेशन कुछ यूँ बन जाती है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट की जनरल इक्वेशन। डिफाइन कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट को। कैसे डिफाइन करेंगे आप ज़रा देखें कि हमारे पास ये जो ए है, ए की मैग्नीट्यूड है, स्केलर नंबर है। बी है, बी की मैग्नीट्यूड स्केलर है। कॉज ऑफ थीटा आप जानते हैं एक नंबर होता है, तो ये टोटल का टोटल मेरे पास एक नंबर है और स्केलर है, यानी कि मैंने दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और हासिल होने वाला एक नंबर है, यानी कि एक स्केलर है। तो यहीं से हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी, डेफिनेशन कि इफ वी multiply two vectors in such a way that their product is a scalar quantity or scalar number, then the product is called dot or scalar प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन जाती है कि अगर हम दो वेक्टर्स को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करें, इन सच अ वे मल्टीप्लाई करें कि उनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी और या नंबर आपको हासिल हो, तो हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट क्यों लगाते हैं? ताकि हम क्रॉस प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग कर सकें। अब स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? स्टूडेंट्स इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं, तो हम हेडिंग दे लेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन।
फिजिकल इंटरप्रिटेशन। स्टूडेंट्स, अगर फिजिक्स के अंदर मैं बात करता हूँ वर्क डन की, तो वर्क डन की डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं। वर्क की अगर इक्वेशन में लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो हम सब जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए इमेजिन करते हैं कि आपके पास ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के यहाँ पर कोई रस्सी बांधकर शख्स उसको इस डायरेक्शन में खींचता है। मान लीजिए वही शख्स है, ये वो शख्स है जो इसको रस्सी बांधकर इस डायरेक्शन में खींच रहा है, पुल कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि अगर ये शख्स इस बॉक्स को रस्सी बांधकर इस तरफ खींच रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो आप ज़रा गौर करें कि ये जो फोर्स है आपकी, ये जो फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवाएगी। स्टूडेंट्स, क्रिएट है, तो अगर आपके पास ये ग्राउंड लेवल हो, ये कोई ग्राउंड लेवल हो, तो आप देखेंगे कि ये क्रिएट अपनी जगह से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू कर देगा। यानी कि हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस जानिब होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने फोर्स को मल्टीप्लाई करना होता है डिस्प्लेसमेंट से, ताकि हम वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। लेकिन स्टूडेंट ज़रा गौर करें, जो हमारी फोर्स है वो एक एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है। एंगल थीटा को देखने के लिए हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम देखेंगे कि फोर्स का वेक्टर, ये जो फोर्स का वेक्टर है, ये एंगल थीटा बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल। अब स्टूडेंट्स, वर्क मालूम करने के लिए मैं इस पूरी फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मुझे क्या करना होगा, मुझे इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाने होंगे, ताकि मैं देख सकूं कि कौन सा कंपोनेंट मेरे पास वर्क करवा रहा है और कौन सा कंपोनेंट ज़ाया हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अगेन वही काम करें, इस फोर्स वेक्टर को रिजॉल्व कर लें इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर। स्टूडेंट, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये आपके पास पोर्शन जो बनेगा, ये है आपके पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और ये पोर्शन आपके पास बन जाएगा, ये कंपोनेंट बन जाएगा फोर्स का वाई कंपोनेंट। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में, और एफ वाई ऊपर की डायरेक्शन में। तो एफ वाई एक ऐसा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करवा रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। और मेरे पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों वेक्टर का, यानी कि एफ एक्स फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे वर्क का फार्मूला मुझे कहता है, तो फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं पूरा लूँगा, पूरी मैग्नीट्यूड लूँगा, यानी कि मैं कह देता हूँ डिस्प्लेसमेंट की पूरी मैग्नीट्यूड, इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करूँगा फोर्स के उस कंपोनेंट के साथ जो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एफ एक्स है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स। यहाँ से मैं कहूँगा कि इसका फार्मूला बन जाएगा डी, एफ एक्स को लिख सकते हैं आप एफ कॉस थीटा। इसका मतलब वर्क का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, वर्क बन जाएगा क्या, एफ डी कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया था। किस किस को, एक फोर्स वेक्टर को मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई एफ डी कॉस थीटा। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस, कि हम वर्क के केस में डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे।
अब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम डॉट ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रॉस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? स्टूडेंट्स क्रॉस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एफ एक्स की बजाय एफ वाई से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। उस केस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्क की डेफिनेशन में आपने डॉट प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि वर्क आपका मैक्सिमम तब होगा, वर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा होगा। यानी कि देखें, गौर करें कि फोर्स वेक्टर अभी इस डायरेक्शन में एक एंगल बना रहा है, अगर मैं फोर्स वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में कर दूं तो इस केस में आपका वर्क मैक्सिमम होता है। और अगर फोर्स वेक्टर आपका एंगल 90 बनाए, यानी कि फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग रही हो, तो आपके पास वर्क की वैल्यू 0 आती है। अब स्टूडेंट्स ये तो होगी हमारे पास इंपॉर्टेंस किसकी, वर्क की। अच्छा, अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम अगर वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास और कौन कौन सी इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी है, देखें जरा। स्टूडेंट्स अगेन इमेजिन करेंगे कि आपके पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर मैं इस बी वेक्टर को रिजॉल्व करता हूँ कुछ इस तरह से, तो आपको पता है ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा कहलाएगा। ये आपके पास बी वेक्टर है, ब्लैक वाला आपके पास ए वेक्टर है, ये वाला कंपोनेंट आपके पास बी साइन थीटा कहलाएगा, बी साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो बी कॉस थीटा है ना, ये बी कॉस थीटा, इस बी कॉस थीटा के डिफरेंट नेम्स हैं। इस बी कॉस थीटा को हम कह सकते हैं कि बी कॉस थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी है। इसका एक नाम ये है कि इट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी। दूसरा इसको नाम हम देते हैं कि इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बी in the direction of x। दूसरा नाम इसको हम क्या देते हैं कि इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बी। ये बी का वो कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन x एक्सिस के लॉन्ग है, तो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ x। स्टूडेंट्स इसी बी कॉस थीटा को हम एक और नाम भी देते हैं, हम कहते हैं कि ये बी कॉस थीटा इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। स्टूडेंट्स इसी को हम बी का प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स साया। अब साया इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर कोई लाइट सोर्स मौजूद हो, मान लें कोई सन हो यहाँ पर, तो इस सन के चमकने की वजह से अगर बी वेक्टर आपका इस तरह है तो उसका जो प्रोजेक्शन पड़ेगा वो आपके पास ए वेक्टर के ऊपर इतना इतना ही बनेगा। तो इसी बी कॉस थीटा को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, इसी को कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स भी बोला जाता है, और इसी को प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए भी बोला जाता है। तो किसी तरह से भी आपके पास बोर्ड में सवाल आ सकता है। अब स्टूडेंट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। देखें characteristics of dot product। स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात, डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी खसूसियात हैं? स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट की खसूसियात समझने के लिए हम अगेन दो वेक्टर कंसीडर करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ये आपके पास वेक्टर ए और ये वेक्टर
बी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप इमेजिन करें कि ये आपके पास वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। स्टूडेंट्स सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने लगा हूँ वो कुछ इस तरह है कि अगर हमने ए डॉट बी लेना है, मैं चाहता हूँ ए डॉट बी लूँ, तो आपको पता है ए डॉट बी लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कंप्लीट लेनी पड़ेगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस वेक्टर से, उस कंपोनेंट से बी के जो इन द डायरेक्शन ऑफ ए होगा। यहाँ पर डिस्क्राइब करिए सारी सिचुएशन। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं बी को रिजॉल्व करूँ तो बी को रिजॉल्व करने से मैंने देखा कि ये आपके पास क्या बन गया, बी कॉस थीटा, ये आपके पास बन गया बी साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ए इंटू बी कॉस थीटा ए डॉट बी के लिए। अब स्टूडेंट्स अगर हमें ए डॉट बी मालूम ना करना हो, मैं चाहता हूँ बी डॉट ए मालूम करना, तो इसका फार्मूला फिर किस तरह बन जाएगा। आपने देखें फर्स्ट वेक्टर था तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले में आपने मुकम्मल ली। यहाँ पर देखें अगर मुझे बी डॉट ए करना हो, एंगल लिख दें कि ये आपके पास एंगल थीटा है और इधर भी ये एंगल आपके पास थीटा है। फर्ज करें आपने बी डॉट ए लेना है, तो बी डॉट ए लेने के लिए आप क्या करेंगे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मुकम्मल, इस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे आप ए के उस कंपोनेंट से जो इन द डायरेक्शन ऑफ बी होगा। अब देखें इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए को रिजॉल्व करना पड़ेगा उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर। स्टूडेंट्स ये ए वेक्टर है, रेजोल्यूशन का तरीका आपको बताया कि आपने ए वेक्टर की टिप से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करनी है बी वेक्टर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमने बी को रिजॉल्व किया था उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पर आप ए को रिजॉल्व करेंगे उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व किया तो ए वेक्टर का ये वाला जो पार्ट बन जाएगा जो इन द डायरेक्शन ऑफ बी होगा, ये है ए कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट आपके पास बनेगा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा ए साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ए का कौन सा कंपोनेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ बी है, ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी इंटू ए कॉस थीटा, ब्रैकेट्स ओपन करें दोनों तरफ, विच इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज ए बी, ये आपके पास क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि भाई ये भी आपके पास क्या है, नंबर्स हैं, ए का मैग्नीट्यूड नंबर है, बी का मैग्नीट्यूड नंबर है, कॉज ऑफ थीटा भी नंबर है, यहाँ पर भी ये तीनों आपके पास नंबर्स हैं। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 2 ज़रब 3 करता हूँ और 3 ज़रब 2 करता हूँ तो आंसर बराबर आता है। इसका मतलब क्या होगा कि ए डॉट बी का जो भी आंसर बनेगा वो बी डॉट ए के आंसर के एन बराबर होगा। यहाँ से बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट खसूसियत जो डॉट प्रोडक्ट की है वो कुछ इस तरह बन जाएगी कि द स्केलर प्रोडक्ट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियत है कि आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि आपकी जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो इम्पॉर्टेंस नहीं रखती, आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें आपका आंसर सेम आने वाला है। ये है स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब चलते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हेडिंग दे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। स्टूडेंट्स वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं,
आप सब जानते हैं कि वेक्टर्स आपके तब परपेंडिकुलर कहलाते हैं जब दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हों। तो स्टूडेंट्स फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर बी है या ये वेक्टर ए है और ये आपके पास कोई वेक्टर बी है और दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल आपके पास 90 डिग्री के बराबर है। स्टूडेंट्स ऐसे दो वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो अगर इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जनरल इक्वेशन, डॉट प्रोडक्ट की जनरल इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आपने ए डॉट बी करना है तो ये बराबर होगा ए बी कॉज थीटा के। अब स्टूडेंट्स विच इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह आपके पास ए आ जाएगा, बी की जगह बी आ जाएगा। अब आता है कॉज ऑफ एंगल थीटा, और एंगल थीटा वो एंगल होता है जो दो वेक्टर्स आपस में बना रहे हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एज वी कैन सी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास cos of 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू a इंटू बी cos 90। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के अंदर cos 90 प्रेस करके देख लें तो cos 90 का आपके पास आंसर आता है 0। तो किसी भी स्केलर नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आंसर आपके पास आएगा 0। यहाँ से जो कुछ भी हमने सीखा, हमने क्या सीखा कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स की तादाद स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 होती है। हम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं कि आपके पास ये है एक्स एक्सिस, ये होता है आपके पास वाई एक्सिस, और मेरी तरफ ये है आपका जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। स्टूडेंट्स अगर कोई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स हो तो उसको हम कहते हैं कि ये है आई यूनिट वेक्टर। इन द डायरेक्शन ऑफ वाई होगा तो इसको हम बोलते हैं जे यूनिट वेक्टर। इन द डायरेक्शन ऑफ जेड होगा तो इसको हम बोलेंगे के यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स हमने यहाँ से 3 आइडेंटिटीज़ निकालनी है जो कुछ इस तरह से होंगी कि हमने निकालना है कि आई डॉट जे, अगर मैं दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूँ वो किसके बराबर आने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं चाहता हूँ जे डॉट के लेना, जे डॉट के, इसका आंसर आपके पास क्या होने वाला है? और अगर मैं के डॉट आई लेना चाहूँ तो इसका आंसर मेरे पास किसके बराबर होगा? स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी को हल करते हैं और यहाँ से एक रिजल्ट निकालते हैं। देखें, अगर मैं सबसे पहली आइडेंटिटी आई डॉट जे को हल करना चाहूँ तो आई डॉट जे दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं विच इज़ इक्वल टू, जनरल इक्वेशन डॉट प्रोडक्ट की क्या कहती है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए बी कॉज थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ए डॉट बी है तो पहले फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके बाद सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद कॉज ऑफ थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर है स्टूडेंट्स आई यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो स्टूडेंट्स आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फिर कितनी होगी? ऑब्वियसली 1 होगी। फिर जे मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड जो कि
1 होती है। इसके बाद कॉज ऑफ एंगल थीटा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है, जे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई है। दोनों आपके एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के दरमियान भी एंगल फिर 90 डिग्री के ही बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू कॉज ऑफ 90 डिग्री। और अभी हमने देखा कि 1 इंटू कॉज 90 की वैल्यू 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि आई डॉट जे का आंसर आपके पास 0 आने वाला है। और 0 क्यों आया? क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है और कॉज 90 0 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे लेकर चलें कि अगर हमने मालूम करना हो जे डॉट के, तो आप देख रहे हैं जे और के दरमियान भी तो एंगल 90 बन रहा है कि जे इन द डायरेक्शन ऑफ वाई है, के इन द डायरेक्शन ऑफ जेड है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से जे डॉट के का भी आंसर 0 के बराबर आएगा और के डॉट आई का आंसर भी 0 के बराबर आएगा। यहाँ से ये आइडेंटिटीज़ आपने याद रख लेनी है। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो हम कह सकते हैं कि आई डॉट जे भी 0 होगा और जे डॉट आई भी 0 के बराबर होगा। फिर आपके पास अगर जे डॉट के 0 होगा तो के डॉट जे भी 0 ही होगा। इसी तरह अगर के डॉट आई 0 के बराबर है तो फिर आई डॉट के भी 0 के बराबर होगा। स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि हमने एक आगे प्रूफ करना है जिस प्रूफ में आपकी आइडेंटिटीज़ हेल्पफुल साबित होंगी। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू पैरेलल वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन of two parallel vectors। स्टूडेंट्स वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? हम जानते हैं कि वेक्टर्स पैरेलल तब होंगे जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर फर्ज करें ये आपके पास वेक्टर ए है और यहीं पर एक वेक्टर बी भी मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल कोई नहीं है, तो फिर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे। स्टूडेंट्स अगर इन दोनों के दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ इस तरह बनेगी इक्वेशन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसके बाद ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा की जगह आपने पुट करना है कॉज ऑफ 0 डिग्री। क्यों स्टूडेंट्स 0 डिग्री क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए और बी के दरमियान एंगल की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर है। स्टूडेंट्स कॉज जीरो का आंसर हमेशा आपके पास 1 आता है, तो इसका मतलब यहाँ से कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू ए इंटू बी। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर दोबारा से रिपीट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए इंटू बी के बराबर है। यहाँ पर जो रिजल्ट हमने सीखा वो इधर लिख देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट of two parallel vectors is the product of their magnitudes। स्टूडेंट्स अगर आपके पास दो पैरेलल वेक्टर्स हों तो आपको क्या करना है, जस्ट दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट का आंसर इस केस में, पैरेलल वेक्टर्स के केस में हमेशा मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम आता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
अब इसी आइडिया को लेकर चलते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स और वहाँ से कुछ आइडेंटिटीज डिराइव करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ से मैंने क्या आइडेंटिटीज निकालनी है। सबसे पहले मुझे चाहिए आपका आई डॉट आई का आंसर, यानी कि मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए बिटवीन आई वेक्टर एंड आई वेक्टर, यानी कि सिमिलर वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का आंसर। आई डॉट आई का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? जे डॉट जे का आंसर क्या होगा और के डॉट के का आंसर क्या होने वाला है? स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अगर मैं आई डॉट आई लेना चाहता हूँ तो आई यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, अगेन आई यूनिट वेक्टर दूसरा भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि अगर मेरे पास डॉट प्रोडक्ट की जनरल इक्वेशन हो तो वो कहती है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब देखें कि अगर मुझे आई डॉट आई निकालना हो, आई भी यूनिट वेक्टर है, दूसरा आई भी यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट मैग्नीट्यूड की जगह उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी यूनिट वेक्टर की, बी की जगह आपके पास दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, फिर आपके पास कॉज ऑफ एंगल थीटा होगा। स्टूडेंट्स आई डॉट आई के केस में दोनों वेक्टर सिमिलर डायरेक्शन में है, तो इस केस में आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉज ऑफ 0 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 का आंसर आपके पास 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर 1 होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि आई डॉट आई का आंसर 1 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम जे डॉट जे पर अप्लाई करें तो ये भी तो दोनों सिमिलर वेक्टर्स हैं। अगर मैं जे का डॉट प्रोडक्ट लूँ जे के साथ तो दोनों के दरमियान अगेन एंगल की वैल्यू 0 होगी और इसका आंसर भी आपके पास 1 ही निकलेगा और के डॉट के का आंसर भी 1 ही होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कह देते हैं, लिख देते हैं इधर आई डॉट आई विल बी इक्वल टू 1, j dot j will be equal to 1 and k dot k is also equal to 1। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ जिनको आपने याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं, अगर दो वेक्टर्स आपके पास एंटी पैरेलल हों, यानी कि ये तो हमने पैरेलल वेक्टर्स डिस्क्राइब किए हैं, अगर वेक्टर्स आपके एंटी पैरेलल हों तो उस केस में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किस तरह का आएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स वेक्टर्स एंटी पैरेलल तब होते हैं जब वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि अगर आपका ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो आपका बी वेक्टर इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, इस तरफ हो, तो हम कहते हैं कि दोनों के दरमियान दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा 180 डिग्री के बराबर है। स्टूडेंट इस केस में अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो कुछ इस तरह बनेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि थीटा हमारे पास है 180 डिग्री, तो हम कहते हैं कि हमारी इक्वेशन में थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री और कॉज की वैल्यू, कॉज के आगे फिर वैल्यू आ जाएगी कॉज ऑफ 180। स्टूडेंट्स कॉज 180, कॉज 0 आपके पास 1 होता है और कॉज 180 आपके पास -1 के बराबर होता है। इसका मतलब आपके पास आंसर आएगा a इंटू बी कॉज 180 -1। इसका मतलब विच इज़ इक्वल टू -1 a इंटू बी से मल्टीप्लाई होगा तो -a
ए इंटू बी बना देगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आप ये कहेंगे कि आपका डॉट प्रोडक्ट का आंसर एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में उनकी मैग्नीट्यूड के ही बराबर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान आपका डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, बाकी की करैक्टरिस्टिक्स हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमारी इस लेक्चर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।